शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, आज इस कार्यक्रम को जो भव्य गरिमा में एक आनंद हमें प्रदान किया करने वाले जो हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका नाम होता है श्री डॉक्टर संदीप मारवा। डॉक्टर संदीप मारवा AAFT के आप चांसलर हैं, और ये जो एकेडमी है, इस एकेडमी से बहुत ही हजारों की तादाद में जो इसके स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से निकल करके अपने परचम को फहरा रहे हैं। आप जो वर्तमान में जो नोएडा है, आज नोएडा जो आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उपस्थित है, उसका जो कारण है और उसके जो एक पुरोधा है वो डॉक्टर संदीप मारवा ही हैं। डॉक्टर संदीप मारवा जो अपने जो संदीप मारवा जी मारवा स्टूडियो के आप चेयरपर्सन हैं, और आपने लगभग 3700 फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें से 1000 से अधिक तो स्थापित फिल्म कलाकार बन चुके हैं, सिल्वर स्क्रीन के कलाकार बन चुके हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, आप स्वयं लिट फेस्ट करते हैं और फिल्म फेस्टिवल आयोजन करते हैं, और आपके फिल्म फेस्टिवल की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है और उसकी ख्याति निरंतर बढ़ रही है। और आज जो आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप एक साहित्य के संवर्धन करने वाले नायक हैं। उस नाते आपको हमने अपने सतमौला कवियों की चौपाल में बुलाया, क्योंकि एक फिल्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो खुद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हो, वह साहित्य के प्रति कितना अनुरागी हो सकता है। इसलिए ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर संदीप मारवा जी उपस्थित है। एक बार पुनः उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित उर्दू शायरा
कवित्री अना दहलवी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बहुत ही जो हास्य व्यंग्य के कवि हैं और प्रज्ञान पुरुष कहा जाता है, यानी कि आपने विज्ञान के ऊपर जितनी हास्य व्यंग्य की चुटीली रचनाएं दी हैं वो शायद किसी ने नहीं दी, और आप विज्ञान कवि सम्मेलन में भी आप पाए जाते हैं, छाए जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ पंडित सुरेश नीरव। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार और शायरा डॉक्टर पूनम माटिया। अब मैं सीधे सीधे हम प्रारंभ करेंगे संदीप मारवा जी से। संदीप मारवा जी आज पहली बार आए हमारे इस साधना टीवी के परिसर में, सतमोला कवियों की चौपाल में। मैं बात कर रहा था संदीप जी की। संदीप जी हर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र पकड़ा वो पुरोधा शब्द एक होता है कि उसको उस ढंग से अर्जुन की आंख की तरह उस पर केंद्रित होकर के कार्य किया। आज स्थिति यह है कि आज जो नोएडा है आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाया हुआ है। हर कोई नोएडा का निवासी बन करके अपने को गौरव प्राप्त करता है। जैसे पंडित सुरेश नीरव जी गाजियाबाद में 20-25 वर्ष तक रहे और वो उसको गांव की तरह ही देखते रहे, लेकिन जब वो नोएडा में आए, ग्रेटर नोएडा में आए, तो आज वो अपने आप को उसका ओरा अलग देख करके आज वो काफ़ी आनंद महसूस करते हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं मूल में जाता है तो संदीप जी का जाता है कि यहाँ फिल्म सिटी स्थापित की। और कभी जब नोएडा लोग आते थे तो लोग बड़ा अचंभा महसूस करते थे क्या होगा, लेकिन आज जो दिल्ली एनसीआर में जो गुड़गांवा नोएडा का स्थान है वो हमें विदेश की एक परिकल्पना साकार करने वाला जैसा बनता है। आज जिसने फिल्म और साहित्य में इतना इतना उसमें अपना उसने अवदान दिया, मैं ऐसे शख्सियत से कुछ बातें मैं करूंगा, उनकी हम ब्लेसिंग मिलेंगे। सबसे पहले संदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जो फिल्म सिटी की स्थापना कब और कैसे की? जी, 2 लाइनों से शुरू करता हूं कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। वाह 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 वाह। 1986 दिसंबर का वक्त था जब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यहाँ एक उत्तर भारत में फिल्म सिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मुंबई से होके वापस आ चुका था और उन तमाम हालातों से गुज़र चुका था जो शायद मैं कभी गुज़रना नहीं चाहता था। तो एक ज़िद थी कि हाँ कुछ होना चाहिए। 1986 में मैंने ये एप्लीकेशन दी थी जिसे कोई लेके राज़ी नहीं था पहले, लेकिन ये मेरा सौभाग्य अच्छा था कि नोएडा चेयरमैन ने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने दी और 1987 में, पूरे 1 साल के बाद, दिसंबर 1987 में ये प्रोजेक्ट पास हुआ फिल्म सिटी का। 1988 में अलॉटमेंट हुई। 3 साल का वक्त सरकार ने हमें दिया स्टूडियो बनाने का और प्रोडक्शन में आने का, और 10 मार्च 1991 को हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो मारवा स्टूडियो के नाम से शुरू कर दिया। बहुत एक लंबी दौड़ थी, 1 साल की परसुएशन थी, बहुत सारे कागज़ जमा कराने थे, बहुत सारे यकीन दिलाने थे और माइंड सेट तैयार करना था जो यहाँ पर नहीं मौजूद था, क्योंकि फिल्म का 1% माहौल नहीं था। तो मुझे लगा कि ये सारी तकलीफ़ें अगर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो फिल्म सिटी भी आ सकती है। और फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक। 1991 में जब पहला स्टूडियो आया, उसके बाद हम लोग पहले 6 थे, फिर 12 थे और आज कुल मिलाकर 16 स्टूडियो हैं। और नोएडा फिल्म सिटी जो है वो उत्तर भारत की नहीं, देश ही की नहीं, बल्कि दुनिया की इस वक्त सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। एक संदीप जी, मैं आपसे और प्रश्न करना चाहता हूँ
कि जैसा कि हमें जानकारी है कि ये एक नंबर कम नहीं होता, 3000 से अधिक फिल्मों का निर्माण करना और लगभग इतने ही फिल्म कलाकारों को तैयार करना, ये अपने आप में कीर्तिमान है। एक होता है कि जैसे मैं कवि हूँ, मैं कविता पाठ करके चला गया, ख़त्म। लेकिन एक होता है पालक बनना, जो नए बच्चे होते हैं वो बालक, और पालक का रिश्ता आपने कैसे निभाया? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मुझे स्टूडियो इस्टेब्लिश करना था तो हम लोगों ने जान लड़ा दी। 2 साल हम लोगों ने सर उठा के नहीं देखा। और मैं कट शॉर्ट करूं तो आज 30 सालों में हम लोग ने मारवा स्टूडियो से तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए, करीब 125 फीचर फिल्मों के साथ हम लोग जुड़े, 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण हुआ और 3,300 शॉर्ट फिल्में बनाकर हमने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। और हकीकत तो ये कि बहुत पेशेंस चाहिए और फिल्म बनाते वक्त सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इसके साथ जो फिल्म बनाने की कला है वो आना बहुत ज़रूरी था। और शायद यही वजह थी कि हम लोगों ने 1993 में ये तय कर लिया कि हम लोग एक इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, तभी फिल्म सिटी आगे बढ़ेगी। वरना भवन तो तैयार होते चले जा रहे थे लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम थे यहाँ पर। तो 1993 में हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के नाम से पहला इंस्टीट्यूशन तैयार किया। 40 स्टूडेंट, 4 कोर्सेज। वो और बात है कि आज 8,000 स्टूडेंट और 80 कोर्सेज हैं और तकरीबन 30,000 बच्चा यहाँ से 145 मुल्कों से जो हमारे पास पढ़ने के लिए आया वो आज कामयाब है और आज फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन और खूबसूरत काम कर रहा है। और परसुएशन कंटिन्यूस, देखिए ये पैशन तो होना बहुत ज़रूरी था। एक स्टूडियो चलाने का पैशन, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चलाने का पैशन जो है वो अगर नहीं होगा तो आप एक कामयाब संस्थान भी नहीं चला सकते। आज ये कहते हुए हर्ष होता है कि AAFT जो है वो दुनिया के 10 सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में इसका नाम आता है और तकरीबन 27 मुल्कों में AAFT जो है वो केस स्टडी है। UCLA में केस स्टडी है। जो हमारी आज नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है 34 साल के बाद, उसमें भी AAFT एक केस स्टडी है। तो एक नए संस्थान, एक बुटीक संस्थान से लेकर और उसे एक दर्जा देना यूनिवर्सिटी का, ये अपने आप में एक बड़ी लंबी दौड़ थी। और मैं अकेला नहीं था लेकिन मेरे साथ बहुत सारे संगी साथी थे, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के लोग जुड़े और लोगों ने अपने बेहतरीन और मजबूत एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ मुझे और जानकारी मिली कि आपका लिटरेचर के प्रति, साहित्य के प्रति बहुत ही समर्पण है। आप लिट फेस्ट करते आ रहे हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो लिट फेस्ट किया और आपकी, मुझे पूनम, डॉक्टर पूनम माटे जी ने बताया आपकी अभी एक पुस्तक भी आई है और उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। और साथ ही लिट फेस्ट की ये आपको परिकल्पना कैसे सूझी? क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है तो लिट फेस्ट मैंने 2 जगह सुनी, एक तो जयपुर या फिर आपका, और आज तो लिट फेस्ट की बाढ़ आ गई है। अब साहित्य इंडिया टुडे वाले भी करते हैं, लेकिन प्रारंभ अगर मैं देखता हूं तो जयपुर लिट फेस्ट एक आपका, तो ऐसा इसके बारे में आपको कैसे सूझा? देखिए, फिल्मों को और लिटरेचर को आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि जितनी फिल्में हैं वो कहानियों पे ही तो आधारित हैं। तो वो वहाँ से कहानी शुरू होती है और जबकि हम लोग अभी 30 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन पिछले 16 साल से हम फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं। और जब फिल्म फेस्टिवल कर रहे थे तो वहीं से उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, लिटरेचर एंड सिनेमा। उस सेगमेंट को मैंने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस सेगमेंट को हम यहाँ तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ से एक फेस्टिवल तैयार हुआ। दिमाग में हमारे ये सुझाव आया और हम लोगों ने इसको लिटरेचर फेस्टिवल का रूप दिया। आज कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि 10 साल से हम लोग लिटरेचर फेस्टिवल अब कर रहे हैं और जो देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कामयाब हुआ है। पिछले लिटरेचर फेस्टिवल तकरीबन 165 राइटर्स और कवियों ने भाग लिया। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है, तकरीबन 52 इवेंट होते हैं 3 दिन के अंदर और करीब 20,000 लोगों की हमें फुटफॉल मिली 3 दिन के अंदर और करीब 70
70 देशों ने भाग लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो स्कोप और है। मैं नहीं कहता कि हम लोग किसी एक बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच गए, लेकिन ये ज़रूर तसल्ली है कि उत्तर भारत का ये अब दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल है जयपुर के बाद, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जयपुर से भी आगे निकल जाएगा। मुझे आपकी पुस्तक के बारे में जानना चाहता था। हकीकत तो ये है कि मेरे पे तकरीबन 5 पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, तो मुझे वहीं से प्रभावित हुआ। मैंने कहा मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने अभी जो पहली पुस्तक तैयार की है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे तैयार की है, और ये पुस्तक के अंदर है 8 years ऑफ मोदी सरकार, जो 8 साल के अंदर हम लोगों ने इस देश में काम किया है, जो सारी दुनिया जिसकी तारीफ कर रही है, उस सारे काम को मैंने इन पेजों में कंडेंस करके लिखा है। और इसका जो विमोचन हुआ था, ये पहली किताब है जो 21 सालों में, तो मोदी जी पे तो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ये पहली किताब है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड में रिलीज होती है, और एक सिंगल किताब ने ब्रिटिशर पार्लियामेंटेरियंस की, उनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके पूरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। और वहाँ पर जब लोगों ने इस किताब को देखा और जब उन्होंने ये काम देखा कि इन 8 सालों में इतना काम हिंदुस्तान में हुआ है, तो उन लोगों का जो टोटल देश के प्रति परसेप्शन थी वो बदल गई, वो सोच बदल गई कि क्योंकि वो उनको लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और गलत खबरें छपती हैं। तो ये किताब जो है उन पे हावी हो गई और इसने उन लोगों की सोच बदली। इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। संदीप जी, एक चीज़ और, आप क्योंकि आप भी साहित्य के कार्यक्रम में आए हैं, कविता के कार्यक्रम में आए हैं, सतमोला कवियों की चौपाल के बारे में हम आपकी हृदय से शुभकामना चाहते हैं। कृपया 2 शब्द इस पर भी बोलें। मैं सतमोला कवियों की चौपाल, पहले इस पूरे कार्यक्रम को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साधना टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने एक कमाल करके दिखाया है। 15 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। 800 से भी ज़्यादा एपिसोड आप लोग इसके तैयार कर चुके हैं। 15,000 से भी ज़्यादा कवियों को इस मंच पर आपने निमंत्रित किया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें से तकरीबन 1000 तो ऐसे कवि हैं जिन्होंने देश भर और दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ दिया है, और शायद उनकी शुरुआत इसी मंच से हुई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है जो आप साहित्य के प्रति कर रहे हैं। मैं इसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम लगातार चलना चाहिए, और मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं भी आज इस कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ। मुझे संदीप जी, ये हम सब का परम सौभाग्य है कि एक हमारे कार्यक्रम की प्रतिबद्धता होती है कि हम जब साहित्य के, कविता के क्षेत्र में हम किसी विशिष्ट अतिथि को बुलाते हैं, उसका विगत साहित्यिक होता है, चाहे वो कोई राजनेता हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, वो कहीं ना कहीं उनका साहित्य से होता है, वो इस शो पर आकर के अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये आप उस कसौटी, खुद हमारे लिए कसौटी बने हैं कि जैसे आपने कहा, फिल्म और साहित्य का एक अंतर संबंध है। एक फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी भी एक मुझे प्रसंग याद आ गया कि फिल्म फेस्टिवल में जब सिलेक्शन कमेटी होती है, उसमें एक फिल्म रिजेक्ट कर दी गई, वो टेक्निकल बेस पे की गई कि भाई इसका कैमरा वर्क ठीक नहीं है, इसमें डायरेक्शन ठीक नहीं है, एडिटिंग ठीक नहीं है। तो मेरा ये उसमें मत था कि भाई इसकी जो स्टोरी लाइन है ना, बड़ी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने कहा भी अगर आप प्रवीण जी आप स्टोरी लाइन देख रहे हो तो फिर आपको एक साहित्य की किसी कमेटी में होना चाहिए, आप इसमें क्यों क्या काम कर रहे हैं। मैंने भाई नहीं, आप प्रेमचंद को, अमृता प्रीतम को, इनको कैसे इग्नोर कर दोगे। बिल्कुल। चित्रलेखा फिल्म का जो थी स्टोरी लाइन पे तो थी, ऐसे कई फिल्में जो हैं, फिल्में आई, वो शतरंज के खिलाड़ी है, इतनी जो फिल्में आई वो सब क्या ना, सारी हर फिल्म का जो कथानक होता है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वही संदीप जी ने उस बात की पुष्टि करी। मैं बड़ा अहोभाग्य अनुभव कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में संदीप मारवा जी रहे। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह भविष्य में भी हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। बहुत बहुत आभार संदीप जी। थैंक यू वेरी मच। 2 लाइनों के साथ मैं बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ कि हम तेरे हो चुके हैं
जब चाहे आजमा ले, नजरें तो मिल चुकी हैं अब दिल से दिल मिला ले। ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूँ, जरा देख ले आकर दीवाना बन गया हूँ। सजदे में गिर गया हूँ अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा। वाह वाह वाह। सतमौला कवियों की चौपाल में हम जिनको कविता पाठ कराने जा रहे हैं, और वो एक उर्दू अदब की बहुत ही शानदार एक कवित्री हैं। अगर मैं कहूँ विश्वविख्यात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कवि और साहित्यकार होना बड़ी बात नहीं है, उसका मर्म और धर्म समझना बहुत बड़ी बात होती है व्यवहार में। उसको सिद्ध कर रही है हमारे बीच में उपस्थित उर्दू की शायरा अना दहलवी, जिनको मैं बड़े स्नेह से प्रेम से अना दीदी बोलता हूँ। और अना दीदी के लिए बहुत बार भी मैं अपने टीवी शो पे बोल चुका हूँ। उनके लिए जिस मिजाज की वो शायरा है, दो पंक्ति कहना चाहूँगा। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने। चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। इस प्यारी खूबसूरत सी महफिल में बैठे हुए सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मेरे सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत प्यार इसलिए चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत मन दिया है, और साधना चैनल ने भी, और सतमौला की चौपाल ने बहुत प्यार दिया। प्रवीण भैया की बहुत आभारी हूँ। यहाँ नीरव जी बैठे हैं, मेरी दोनों बहनें बैठी हैं, उनका मन चाहती हूँ सुनिएगा। एक गीत रखती हूँ देशभक्ति का। लोग गीत कहते हैं, मैंने भी कोशिश की है कई बार, कई गीत कहें, ये एक उनमें से एक गीत है, सुनाती हूँ सुनिएगा। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। बंद पड़ती हूँ सुनिएगा। दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। ताज अजंता और इलोरा, कितने धाम हमारे, कितने धाम हमारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरे हरे मैदान हमारे, भरे भरे खलिहान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये है मेरा हिंदुस्तान। और ये बंद खास तौर पे मेरे जितने भी साथी सुनने वाले, और जो मेरे सब बड़े लोग बैठे हैं, प्रवीण भैया, आप जी, नीरव जी, आपको समर्पित करते हुए अपने सभी श्रोताओं को समर्पित करती हूँ। अगर कुछ अच्छा लिख लिया हो तो मन देता, मुझे महसूस करा देना। ये गीत मेरा जब कभी कोई चैनल नहीं होता था तो दूरदर्शन ने इसको फिल्माया भी है, और ईटीवी ने। सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। मेरी
मस्जिद मेरा गिरजा, यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरा गुरुद्वारा। कंकर कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान, मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। जो लोग सुन रहे होंगे उनका भी मन इसलिए चाहिए कि वो वहीं बैठ के तालियां बजाएं। अगर देश से मोहब्बत है, मेरा ये बंद आखिरी फिर रखती हूँ और सबसे इजाजत चाहती हूँ, सुनिएगा। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। चांदी की डोली में जैसे किरणों की शहजादी, किरणों की शहजादी। गगन चूमता हुआ हिमालय देश का है सम्मान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। पंडित सुरेश नीरव जी संस्कृति समन्वय समिति के नाम से पटल भी चलाते हैं और देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ नव रचनाकारों को भी प्लेटफॉर्म देते हैं। और सतमोला कवियों की चौपाल समविचारित संस्थाओं के साथ परस्पर एक सूझबूझ का हम नाता समझौता रखते हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से पंडित जी कार्य कर रहे हैं वो आगे बढ़ता रहे। और पंडित जी की एक जो विशेषता है वो विशेषता है कि हास्य को गेयता की दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। हास्य और गेयता का सम्मिश्रण करके जो वो खोमचा जमाते हैं वो अपने आप में भी अद्वितीय है। और पंडित जी श्रृंगार, और वो भी जब अना दहलवी साथ बैठी हो तो श्रृंगार इनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। वैसे तो मूलतः वो हास्य के कवि हैं। तो मैं पंडित जी के लिए दो पंक्तियां निवेदित करना चाहूँगा। वो पंक्तियां डॉक्टर कुंवर बेचैन, श्रद्धेय मेरे काव्य गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की हैं और उसी मूड में वो आज पढ़ना चाहते हैं। वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी कहते हैं, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। पढ़ाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब। मैं पंडित सुरेश नीरव आज इस सतमोला कवियों की चौपाल में अपनी कुछ रचनाएं लेकर आया हूं। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्वागत स्वागत। देखिएगा मैं रचना पढ़ रहा हूं कि आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में। साइंटिफिक हास्य व्यंग कि आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन। बहुत अच्छे, बहुत 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 बहुत। आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में।
जोर जोर से आए झटके, जोर जोर से आए झटके, विस्फोटक माहौल हुआ। जोर जोर से आए झटके, विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब बहुत अच्छे, ये है प्रज्ञान, ये है प्रज्ञान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कॉलेज की कैंटीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोर जोर से आए झटके, जोर जोर से आए झटके, विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में। अणुधर्मी ये हुस्न तुम्हारा, अणुधर्मी ये हुस्न तुम्हारा, भेजा मेरा फिर आ गया। अणुधर्मी ये हुस्न तुम्हारा, जिसको श्रृंगार भी हास्य में कह सकते हैं, फिर आ गया। लगे बेचने हम तो कुल्फी, यारो सियाचिन, बहुत अच्छे। अणुधर्मी ये हुस्न तुम्हारा, भेजा मेरा फिर आ गया। रहे बेचने हम तो कुल्फी, यारो सियाचिन में, सियाचिन में। बहुत। और देखिएगा क्या मैंने सिमली दी है कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा, कोरोना से गुजरे हैं तो बात तो आएगी, कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा, सांस वेंटिलेटर सी। हॉस्पिटल सा बदन तुम्हारा, सांस वेंटिलेटर सी। मैं मरीज मच्छर बेचारा, दुबका हूँ दूरबीन में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं मरीज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दुबका हूँ दूरबीन में। और डार्विन की पढ़ी थी थ्योरी, यारो हमने बचपन में। डार्विन की पढ़ी थी थ्योरी, यारो हमने बचपन में। एक बंदरिया नाच रही है मेकअप करके सीन में। बहुत अच्छे, 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 मेकअप करके सीन में। और इसका मक्ता देखिएगा कि रहे तीन ना तेरे में, अब नीरव जी आराम करो। रहे तीन ना तेरे में, अब नीरव जी आराम करो। गधे मंच पर दौड़ रहे हैं, अब घोड़ों की जीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ना तेरे में, अब नीरव जी आराम करो। गधे मंच पर दौड़ रहे हैं, अब घोड़ों की जीन में। आयोडीन मिलाया उसने, जलवों के नमकीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जैसे यौवन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत पंडित जी, वाह वाह, पंडित जी की इन पंक्तियों पे मुझे ध्यान आ रहा है। बहुत अच्छा। एक मैंने कई स्लोगन देखा था कि गधे खा रहे घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो बहुत अच्छी पंक्तियां थी, आपका हार्दिक आभार। तो अब ऐसे में जब देश की बात करते, चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और अभी भी मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल्स पे मुर्गे मुर्गियाँ लड़ रहे हैं, कोई बधाई किसी को दे रहा है, कोई बधाई छीन रहा है। ऐसे में सबरस मुसरानी याद आते हैं कि हाई कमान ने
राजेंद्र राजा जी की पंक्तियां याद आ रही हैं सबरस मुस्कुराने के लिए। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। मेरी धर्म पत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी पहले नेताजी कोठी बंगला कार से देश चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए सबरस मुस्कुराने जी। एक दिन पत्नी मुझसे बोली कि कभी माथा फोड़ते हो, कभी दोनों हाथ जोड़ते हो और जब भी खाना खाने बैठते हो पता नहीं क्यों नाक और मुंह सिकोड़ते हो। जब भी खाना खाने बैठते हो पता नहीं क्यों नाक और मुंह सिकोड़ते हो। मैंने कहा देवी, मेरी माँ इतनी अच्छी रोटियां बनाती थी, मेरी माँ इतनी अच्छी रोटियां बनाती थी कि जब भी मैं खाना खाने डट जाता था तो रोटियां खाते खाते मेरा पेट फट जाता था। जब भी मैं खाना खाने डट जाता था तो रोटियां खाते खाते मेरा पेट फट जाता था। मैं तुझे मान जाऊं यदि तू मेरी माँ जैसी रोटियां बनाकर दिखा दे। मैं तुझे मान जाऊं यदि तू मेरी माँ जैसी रोटियां बना के दिखा दे। पत्नी बोली हाँ हाँ बना दूंगी बना दूंगी, तू भी पहले अपने बाप की तरह आटा गूंथ के दिखा दे, अपने बाप की तरह आटा गूंथ के दिखा दे। तो ऐसे ही संस्कारों से जुड़ी हुई एक कविता को लेकर के हमारे बीच में मैं बुलाना चाहता हूं देश के एक बहुत ही बड़े वरिष्ठ कवित्री, जिन्होंने देश के ही नहीं देश के बाहर भी अपने नाम की एक अलग पहचान बनाई हुई है। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में दिल्ली से पधारी हुई आदरणीय पूनम माटिया जी को, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, बहुत सुंदर शब्दों से आपने मुझे बुलाया और इतनी अच्छी सतमोला की जो कहते हैं महफिल सजी हुई है, एक से बढ़कर एक कविताएं पढ़ी जा रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी हाजिरी लगा दूं। जी। तो सबसे पहले तो मैं एक अपनी पहचान का शेर कहना चाहती हूँ, जो एक तरह से गुटका भी है, मतलब जिसे कहते हैं ना एक साथ ले जाने का, कि जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। क्या बात है। जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। और बात जब मुस्कुराने की होती है तो ये भी कहती हूँ कि जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये शेर दूर तक पहुँचे कि तुम लगाओ आग लेकिन, तुम लगाओ आग लेकिन मैं भी अपना घर बचाना जानती हूँ। शुक्रिया। और देखें कि एक मुक्तक में कुछ कहना चाहती हूँ कि ये माना दूर है मंजिल, ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है, ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है, नदी सी बह रही हूँ मैं कि सागर तक तो जाना। क्या बात है। और बड़े छोटे बहुत से मोड़ आकर रोकते हैं पर गुजर कर मुश्किलों से एक नया रास्ता बना। क्या बात है। और समय कम है तो एक गज़ल से जोड़ती हूँ आपको। स्वागत है। और लिव इन रिलेशनशिप पे ये गज़ल है और मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरे साथियों को ये एक तरह से जिसे कहते हैं ना सावधानी बरतने के लिए गज़ल मैंने जी बिल्कुल बिल्कुल। जब फ्रिज में 35 टुकड़े मिलते हैं तब ये गज़ल होती है। स्वागत। मतलब हाजिर कर रही हूँ, देखिएगा कि बेशकीमत था खजाना, बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों। वाह। बेशकीमत था खजाना पास रखवाया ही क्यों, अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों। और शेर देखें कि बस ज़रा सी बात पर टूटी है जिसकी रागिनी, बस ज़रा सी बात पर टूटी है जिसकी रागिनी, वो तराना प्यार का, वो तराना साथ मेरे प्यार का गाया ही क्यों, वो तराना प्यार का साथ मेरे गाया ही क्यों। और शेर देखें कि जालिमाना आंखें उठती देख कर है सोचते,
बच्चियां फटाफट पहुंच जाती हैं रहने के लिए, माँ बापों से दूर हो जाती हैं, तब कहती हूँ उसके बाद क्या होता है। जालिमाना आंखें उठती देखकर, एक त्रेता में हुआ था जो सीता ने अग्नि रेखा लांगी थी, लक्ष्मण रेखा लांगी थी, तब कहती हूँ कि जालिमाना आंखें उठती देखकर है सोचते, लाज का पर्दा नजर से हमने सरकाया ही क्यों। आय हाय, बहुत सुंदर, बहुत जालिमाना आंखें उठती देखकर हैं सोचते, लाज का पर्दा नजर से हमने सरकाया ही क्यों। और शेर देखें कि खोखले थे जिसके, आखिरी शेर पढ़ रही हूँ इस गजल का, खोखले थे जिसके वादे, खोखले थे जिसके वादे जिसने पल पल छल किया, खोखले थे जिसके वादे जिसने पल पल छल किया, साहिबा समझा उसे क्यों एतबार आया ही, साहिबा समझा उसे क्यों एतबार आया ही क्यों, अपने दुश्मन को खुशी का राज बतलाया ही क्यों, लाज का पर्दा नजर से हमने सरकाया ही क्यों। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। अभी लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत अवस्थी, नलिनी राज मौसम के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। तो आइए अंतराल के बाद में एक बार फिर से जुड़ते हैं आपके अपने चहेते कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में। और आज इस चौपाल में एक बार फिर हम ब्रेक के बाद में नई कलम को लेकर के आ चुके हैं। ओज भरी उलंद आवाज में हमारे बीच में संजू सूर्यम जी पधार रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों से। साधना टीवी के श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम जी। मैं ओज की कविताएं पढ़ता हूं और आज आपसे जुड़ता हूं। एक शहीद ताबूत में बंद होकर के आता है और एक नन्हा सा बेटा उसको किस प्रकार से सल्यूट करता है, वो एक छंद में आपके बीच में पढ़ता हूँ। वो कहता है, स्वागत है। पापा मेरे पापा तुम, प्यारे मेरे पापा तुम, आपने हमारा सर गर्व से उठाया है। पापा मेरे पापा तुम, प्यारे मेरे पापा तुम, आपने हमारा सर गर्व से उठाया है। दादी भी न रोई किंतु दादी भी न रोई और दादा भी न रोए, किंतु मातु भारती ने अश्रु खूब छलकाया है। मातु भारती ने अश्रु खूब छलकाया है। तो मामा ने बताया हमें पापा तेरे क्रांतिवीर, मामा ने बताया हमें पापा तेरे क्रांतिवीर, सैकड़ों आतंकियों को मार के गिराया है। तो शौर्य का सल्यूट पापा आपकी शहादत को, शौर्य का सल्यूट पापा आपकी शहादत को, फौजी वाली ड्रेस बेटा पहन के आया है। बहुत सुंदर। फौजी वाली ड्रेस बेटा पहन के आया है। बहुत शानदार संजू भाई। और एक छंद में तब उसकी पत्नी के सम्मान का पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान की नारी का शौर्य पढ़ता हूँ। उसकी पत्नी उसको किस प्रकार से सल्यूट करती है। वो कहती है कि लव यू जवान तुम, बड़े हो महान तुम, शौर्य की धरा की तुम शान लेके आए हो। प्यार का प्रमाण तुम, राष्ट्र का निर्माण तुम, राष्ट्र भावना की तुम तान लेके आए हो। तो सदियों के तप से न मिलती है वीरगति, वीरगति पाके नव ज्ञान लेके आए हो। तो जय हिंद करती हूँ करके सल्यूट तुम्हें, अंजुरी में भरने को प्राण लेके आए हो। अंजुरी में भरने को प्राण लेके आए हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक बहन जिसने प्रतिवर्ष भाई की बाजुओं में राखी बांधी है, उसे अपने भाई की शक्ति का एहसास है। तब मैं उसके नाम के एक छंद पढ़ता हूँ। बहन किस प्रकार से उसका सम्मान करती है। वो कहती है
कि राखियों के धागे मैंने हर साल बांधे तुझे, जानती हूँ वीर तेरी वज्र सी कलाई है, पीठ पीछे मारने की आदत न तेरी वीर, सामने से सदा तूने मुष्टिका उठाई है। कोई युद्ध में लगाया होगा एड़ी और चोटी बल, सैकड़ों आतंक से युद्ध में लगाया होगा एड़ी और चोटी बल, 200 शत्रु मरने की खबर जो आई है, 200 शत्रु मरने की खबर जो आई है, और ताबूत में सोए हुए बलिदानी वीर मेरे, हर हाल गोली तूने सीने पे ही खाई है, हर हाल गोली तूने सीने पे ही खाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक 5 मिनट की कविता पढ़ के अपना स्वागत है काव्य पाठ समाप्त करूंगा। और ये कविता में वीर भगत सिंह के नाम पढ़ता हूं। माँ के सीने पर जब दुश्मन चोट करारी करता है, बार बार धोखे से आकर गोला बारूद धरता है, जिसने माँ का दूध पिया वो दूध खोलने लगता है, उसके अंतर मन में आकर राम बोलने लगता है। बहुत अच्छे। उठो धरा के वीर सपूतो, अपना शौर्य दिखाओ तुम, बैरी के घर में घुसकर हाहाकार मचाओ तुम, तेवर अच्छा है। सिकंदर सेल्यूकस जो भारत से टकराएगा, देख देख पौरुष का पौरुष, उसका मन चकराएगा, खाली हाथों जाना होगा भारत भूमि निराली से, कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली। वाह, बहुत सुंदर। जब जब राम धनुष पर अपनी प्रत्यंचा खींच चढ़ाते हैं, क्या मानव क्या दानव तीनों लोग थर्राते हैं, जब चक्र सुदर्शन चलता है शिशुपाल न बचने पाता है, जब चक्र सुदर्शन चलता है शिशुपाल न बचने पाता है, जब चूड़ी वाले हाथों में तलवार थाम ली जाती है, झांसी वाली रानी अब चेन्नम्मा वो कहलाती है, पद्मावती जौहर के किस्से इतिहास सदा दोहराता है, और शेखर वाली गोली से क्या कोई गोरा बच पाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भगत सिंह का जुड़ाव जहां से हुआ, मैं कविता को वहां ले जाता हूं जी जी, जहां से भगत सिंह ने इस क्रांति में हिस्सा लिया। मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं कि जलियांवाला कांड हृदय पर चोट करारी छोड़ गया, आजादी के हवन यज्ञ में भगत सिंह को जोड़ गया, प्रतिशोध की एक ज्वाला उनके मन में फूटी थी, नौजवान भारत की सेना अंग्रेजों पे टूटी थी, कच्ची उम्र किंतु लोही मजबूत इरादा साथ लिया, कसम उठाई आजादी की फिर हाथों में हाथ लिया, उनका ये इरादा परवान चढ़ा चट्टानी सीना दहक उठा, आजादी के हवन यज्ञ का वो फूल चुनिंदा महक उठा। बचपन में बंदूकें बोई, वो फसल काटने वाला था क्रांतिकारियों का सपूत उसका तो यही हवाला था, जब गोली एक निशाने पर भगत सिंह ने छोड़ी थी, सैंडर्स जगह पर ढेर हुआ अंग्रेजों की चुप्पी तोड़ी थी। असेंबली में बम फेंकना ये तो काम निराला था, पूरा भारत जाग उठे बम्बों का मात्र हवाला था, असेंबली में बम फेंककर खड़े रहे सीना ताने, भारत माता की आजादी के जय घोष किए वो दीवाने, असेंबली में हथकड़ियों को अपने हाथों पहना था, आजादी के महायज्ञ का ये तो उनका गहना था, आजादी के महायज्ञ का ये तो उनका गहना था, कायर था गोरा पल पल में चाल बदलने वाला था, उनकी काली करतूतों का इतिहास बड़ा ही काला था, झूठे गवाह सबूतों से जज ने फांसी को बोल दिया, झूठे गवाह सबूतों से जज ने फांसी को बोल दिया, भारत के इस क्रांतिवीर को हल्के फुल्के में तोल दिया। मैं इसको छोटा करते हुए पढ़ता हूं, समय की बाध्यता है। झूठे गवाह सबूतों से जज ने फांसी को बोल दिया, भारत के इस क्रांतिवीर को हल्के फुल्के में तोल दिया, जब खबर सुनी थी फांसी की वे अट्टहास मुस्काए थे, जय जय भारत माता के वे गीत राष्ट्र के गाए थे, 24 मार्च सुनिश्चित था जब फांसी उनको होनी थी, क्रांतिकारियों के सम्मुख सरकार हो गई बौनी थी, क्रांतिकारियों के सम्मुख सरकार हो गई बौनी थे, वैसे व्याकुल आकुल होकर अंग्रेज हुकूमत कांप गई, हिंदू कुश के कोने कोने उठी आवाजें भाप गई, 23 को ही फांसी का षड्यंत्र रचाया गोरों ने, पर्दे के पीछे का काला चेहरा दिखलाया गोरों ने। ये फांसी भगत सिंह की थी, ये कड़ी एक आजादी की, ये तप्त तेज सूरज का था, ये भावर जैसे शादी की, ये शंखनाद अंतिम पड़ाव का, ये रुद्र रूप शंकर का था, ये तांडव नृत्य लौकिक था, ये गर्जन एक भयंकर था, ये तांडव नृत्य अलौकिक था, ये गर्जन एक भयंकर था, फांसी से पहले तौला तो वजन बढ़ गया भाई का, ये सरदार सिंगनी का बेटा, ये वीर भारती माई का, फांसी के तख्ते पर पहुंचे ब्रह्मांड समूचा डोल गया, चल पड़ी हवाएं तेज तेज, आकाश सलामी बोल गया, चमकी चपला घन बीच बीच, आधी तूफान घनघोर चला, बढ़ चला सिपाही स्वर्गलोक, उस कान किसी पर जोर चला, सब देव खड़े थे पुष्प लिए,
फूलों की वर्षा होती थी, आ गया स्वर्ग से पुष्पक विमान, वो दिव्य आत्म की ज्योति थी। ब्रह्मा की फैली सृष्टि में व्यक्तित्व अलौकिक रचा गया, डूबी भारत की नैया को वो फांसी चढ़कर बचा। डूबी भारत की नैया को वो फांसी चढ़कर बचा गया। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार। संजू सूर्यम भाई, आपने जो कविता पढ़ी, सिंह की भांति आपने जब गर्जना कर करके अपनी कविता को स्वर दिए, तो आज मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक नवांकुर कवित्री के रूप में कानपुर से आई हुई दीक्षा तिवारी को, कि वो आए और आकर के हम सबके बीच में अपनी कविता से। नमस्कार, मैं दीक्षा। सतमूला कवियों की चौपाल में मुझे अवसर देने के लिए आदरणीय सर श्री प्रवीण आर्या जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे इस काव्य मंच पर आमंत्रित करने के लिए उनका धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। मेरी गीतिका मानवीय संवेदना से परिपूर्ण मैं अपनी एक गीतिका प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस गीतिका में मैंने जीवन जीने की राह में जिन बिंदुओं पर उतार चढ़ाव का आमना सामना करना पड़ता है, वह लक्ष्य को पाने की ओर जो हमारी कोशिशें होती हैं, मैंने बस शब्दों में पिरोकर अपने उस गीतिका में इसको समाहित किया है। आइए सुनिएगा। स्वागत है। चलता जा तू जीवन पथ पर, पथिक तुझे आराम नहीं। चलता जा तू जीवन पथ पर, पथिक तुझे आराम नहीं। जब तक श्वास तू लेता जग में, मनुज तुझे विश्राम नहीं। जब तक श्वास तू लेता जग में, मनुज तुझे विश्राम नहीं। सुनिएगा। समय बड़ा अनमोल है प्यारे, ये सब तुझे सिखा देगा। समय बड़ा अनमोल है प्यारे, ये सब तुझे सिखा देगा। सीख की राह पे चलते चलते ये सब तुझे सिखा देगा। सीख की राह पे चलते चलते ये सब तुझे सिखा देगा। झूठे मोह जाल में फंस कर, झूठे मोह जाल में फंस कर क्यों इतना इतराता है। झूठे मोह जाल में फंस कर क्यों इतना इतराता है। कच्ची मिट्टी सा ये जीवन पल में घुरता जाता है। कच्ची मिट्टी सा ये जीवन पल में घुरता जाता है। पैसा रुपया जोड़ता हर दिन करता मेरा मेरा है। पैसा रुपया जोड़ता हर दिन करता मेरा मेरा है। अंतर मन महसूस करो तुम जो घन घोर अंधेरा है। अंतर मन महसूस करो तुम जो घन घोर अंधेरा है। अंधकार में ना रह बंदे, अंधकार में ना रह बंदे, कुछ पल सारे काम तजो। अंधकार में ना रह बंदे, कुछ सारे काम तजो। मुक्ति पाने की खातिर अब आओ प्रभु का नाम भजो। मुक्ति पाने की खातिर अब आओ प्रभु का नाम भजो। आओ प्रभु का नाम भजो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और ये गीतिका मैं समझता हूँ कि जीवन में जो आओ प्रभु का नाम भजो अंतिम बंद में आपने कहा, शायद हर मनुष्य यही चाहेगा जब वह भारतीय संस्कृति में जब जब जन्म लेगा कि वह प्रभु की शरण में जाए, प्रभु उसने अपनी शरण में ले। देश की एक परंपरा है जो भारतीय संस्कृति की एक परंपरा कहा जाता है कि न यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो कहीं ना कहीं बेटियों की, नारियों की बात करने के लिए हम नारी के ही मुखमंडल से अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसको वर्णित करने के लिए
हमारे बीच में कानपुर से सीमा वर्णिका जी पधारी हुई हैं। आगे स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों से। बेटियों पे मेरी रचना प्रस्तुत है जी। नूर माँ का पिता की परी बेटियां, खुशनसीबी हमारी मिली बेटियां। जी। नूर माँ का पिता की परी बेटियां, खुशनसीबी हमारी मिली बेटियां। रात हो जब अंधेरी उजाला भरी, चांद तारों सरीखी बनी बेटियां। वो कहीं भी रहे इस जहां में भले, साथ दुख में सदा ही खड़ी बेटियां। झेलती धूप बारिश सभी मुश्किलें, झेलती धूप बारिश सभी मुश्किलें, लाड़ से प्यार से ये पली बेटियां। नूर माँ का पिता की परी बेटियां। जी। और मन पूछता है ये रिवायत भला क्यों जहां में बनी, सौंप दे दूसरों को पली बेटियां। छोड़कर माए का बचपना भूल कर, छोड़कर माए का बचपना भूल कर, फर्ज सारे निभाती भली बेटियां। कीमती जेवरों को न चाहें कभी, हो खुशी हर तरफ चाहती बेटियां। वंश की बेल बेटे लगाए भले, वंश की बेल बेटे लगाए भले, रोपती पालती पोसती बेटियां। जी। घर बसाती कहीं दूर जाकर सभी, दो कुलों को सजाती यही बेटियां। आँख में अश्क आए नहीं भूल से, दे दुआ माँ पिता हो सुखी बेटियां। आज सीमा कहे आरजू बस यही, मन्नतों की बने डोर सी बेटियां। नूर माँ का पिता की परी बेटियां, खुशनसीबी हमारी मिली बेटियां। बहुत सुंदर। सीमा जी ने बहुत ही शानदार कविता, जब वो स्वयं एक बेटी हैं या स्वयं वो एक बेटी की माँ है, दोनों भावों को उन्होंने अपने अंदर समाहित करने के बाद में बेटियों पर जो कविता पढ़ी, उसमें उन्होंने एक बात कही कि कुलों की रोशनी। तो आइए, कहीं ना कहीं एक आध्यात्म की बात हुई, और जो आध्यात्म की बात की गई वह आध्यात्म की बात करती है कि हमें अपने से बड़ों की ओर चलना चाहिए, हमें अपने से अच्छों की ओर चलना चाहिए, उनके आदर्शों और संस्कारों पर चलना चाहिए। तो ऐसे ही बड़े ही संस्कारी और श्री गंगानगर राजस्थान से, जो कि व्यवसाय करने के साथ साथ में ही कलम की धार से लोगों को एक नई दिशा देने का काम करते हैं, आइए बुलाते हैं कहीं हमारे बीच में जो एक कवि हैं शेखर असोपा जी, एक जोरदार तालियों से। प्रथम गुरु गणेश जी को तिलक चंदन करता हूँ, द्वितीय माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ जी, तृतीय मुझे सुनने वाले और देखने वाले सभी का अभिनंदन करता हूँ। हाय क्या बात है। तो बिल्कुल प्रस्तुत है एक व्यंग रचना, ठीक है, एक संदेश देती हुई जी, ठीक है। मुझे एक दिन सपना आया, खुद को मैंने नेता पाया। आए है। मुझे एक दिन सपना आया, खुद को मैंने नेता पाया जी।
कुर्सी मुझे पुकार रही थी, हाँ। श्रीमती जी धाड़े मार रही हाय थी। हाय हाय हाय। कुर्सी मुझे पुकार रही थी, श्रीमती जी धाड़े मार रही थी। हाँ। श्रीमती जी बोली, मत जाओ तुम इसके पास, हाँ। कर जाओगे मुझे उदास। हाँ हाँ। ओढ़ा देंगे तुमको सफेद, करोगे जो उज्जवलता की तपास। जाते बहुत जाते सुंदर। दे जाओगे तुम हाँ। भी मुझको वही लिबास। हाँ हाँ। जाते जाते दे जाओगे तुम भी मुझको वही लिबास। मैं बोला, प्राण प्रिय मत कर बकवास, हाँ हाँ। लेनी है मुझको शाबाश। हाँ हाँ। प्राण प्रिय मत कर बकवास, लेनी है मुझको शाबाश। जाने दे तू मुझको प्यारी, कर रही प्रतीक्षा कुर्सी बेचारी। हाय हाय। जाने दे तू मुझको प्यारी, कर रही प्रतीक्षा कुर्सी बेचारी। श्रीमती जी बोली, क्यों आपकी मति है मारी, ये नहीं बेचारी है हत्यारी। क्यों आपकी मति है मारी, ये नहीं बेचारी है हत्यारी। लेकिन मैंने एक न मानी, कुर्सी को पाने की ठानी। मैंने किए अथक प्रयास, कुर्सी आ गई मेरे पास। मैंने किए अथक प्रयास, कुर्सी आ गई मेरे पास। प्रतिद्वंदियों को किया हताश, मिल गया सरकारी आवास। वाह। अब कुर्सी आते ही मैं क्या करता हूँ जी बताइए। मैंने संविधान में संशोधन का आह्वान किया। वाह। मैंने संविधान में संशोधन का आह्वान किया, राष्ट्रपति का जन चुनाव हो ऐसा ऐलान किया। मंत्री और प्रधानमंत्री को भी जनता सीधा चुनेगी। पार्टीबाजी को समाप्त कर एक नया इतिहास बुनेगी। वाह। इस तरह दल बदल की प्रथा विलुप्त हो जाएगी, तभी तो जनता बेदाग, कर्मठ और स्वच्छ छवि चुन पाएगी। वाह, बहुत सुंदर। इस तरह दल बदल की प्रथा विलुप्त हो जाएगी, तभी तो जनता बेदाग, कर्मठ और स्वच्छ छवि चुन पाएगी। मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं को समाप्त करने का ऐलान किया। जन सेवा तन मन धन से करो, इस पर केंद्रित सबका ध्यान किया। बहुत सुंदर। मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं को समाप्त करने का ऐलान किया। जन सेवा तन मन धन से करो, इस पर केंद्रित सबका ध्यान किया। क्योंकि हमारा उद्देश्य है देश को विकसित करना, फिर क्यों ढूंढे हम सुविधाओं का झरना। हमारा उद्देश्य है देश को विकसित करना, फिर क्यों ढूंढे हम सुविधाओं का झरना। नर नारी और न्याय का हम करेंगे सम्मान, माफियों का साथ नहीं है करना। चलेगा देश में फिर से सोने का सिक्का, नहीं लगेगा कभी भी धरना। वाह। वक्त बड़ा नाजुक है साथियों, वक्त बड़ा नाजुक है साथियों, फिर भी हमें ये काम है करना। अगर किसी ने साथ ना दिया, अगर किसी ने साथ ना दिया तो खबर ले लूंगा उसकी वरना। तालियों की गड़गड़ाहट से सबने मेरा सम्मान किया, मैं अमर रहूं इन नारों से सदन को गुंजायमान किया। तालियों की गड़गड़ाहट से सबने मेरा सम्मान किया, मैं अमर रहूं इन नारों से सदन को गुंजायमान किया। मैं बड़े ही गर्व से घर जा रहा था, सामने से एक वृद्ध सन्यासी आ रहा था। मैं बड़े ही गर्व से घर जा रहा था, सामने से एक वृद्ध सन्यासी आ रहा था। जब मैंने उन्हें प्रणाम किया, बदले में उन्होंने आशीर्वाद दिया। सन्यासी बोले, बच्चा इस काया को बहुत है कष्ट दिया। बच्चा इस काया को बहुत है कष्ट दिया, क्यों नहीं आराम किया। लो आज मैं सदन के नारों को साकार करता हूँ। लो मैं आज सदन के नारों को साकार करता हूँ, अपने इस प्यासे कमंडल को तुम्हारे रक्त से भरता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनकी तलवार देखते ही मैं भय से डरता हूँ। उनकी तलवार देखते ही मैं भय से डरता हूँ। बचाओ बचाओ चिल्ला चिल्ला कर करता हूँ। सुन इस शोर को, सुन इस शोर को जो फैला चहूं और को। घर में आए मेहमान किसी अनिष्ट की आशंका से भाग गए। घर में आए मेहमान किसी अनिष्ट की आशंका से भाग गए, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे बापू जाग गए। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे बापू जाग गए। अब बापू के एक ही थप्पड़ से सपने की सारी श्रृंखला टूट गई। घरेलू आवास के साथ साथ बेड टीवी छूट गई। अब बापू के एक ही थप्पड़ से सपने की सारी श्रृंखला टूट गई। घरेलू आवास के साथ साथ बेड टीवी छूट गई। प्रियवर मित्रों, बहनों और भाइयों, प्रियवर मित्रों, बहनों और भाइयों,
आजकल मैं कैनवास पर बने चित्रों में रंग भरता हूँ, कुर्सी तो क्या कुर्सी की छाया से भी डरता हूँ, कुर्सी तो बहुत क्या सुंदर। कुर्सी की छाया से भी डरता हूँ। देखिए सर ने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से जो कविता सुनाई, उस कविता में उन्होंने दो बातें बताई कि जब जब नेता बिगड़ते हैं, जब जब कर्ता बिगड़ते हैं, तो सिर्फ वो दो से डरते हैं, एक बाप और दूसरा संत। दोस्तों अब समय हो चुका है वीडियो सेगमेंट का, और आज वीडियो सेगमेंट में हमारे बीच में फिरोजाबाद से सीमा श्याम सखी एक कहानी को लेकर के आ रही हैं। आइए उनके वीडियो सेगमेंट में ये कहानी सुनते हैं। मंच पर आसीन सभी विशिष्ट जनों का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ रामचरितमानस से माता कैकेयी और राम का प्रेम भरा संवाद कि माता कैकेयी अपने पुत्र श्री राम को कितना प्रेम करती हैं। लोगों को समझ नहीं आता उनका प्रेम। कहते हैं कैसा प्रेम, जिस माँ ने अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया तो वो कैसा प्रेम करती है। यही तो है विचित्र लीला भगवान की कि उनको इस गूढ़ रहस्य को समझने में बहुत परेशानी होती है, वो नहीं समझ पाती। पहले मैं आपको बताती हूँ कि माता कैकेयी कौन थी। माता कैकेयी कैकेयी देश के राजा की पुत्री थी और उनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। वह राजा दशरथ की तीसरी पटरानी बनी। राजा दशरथ उनसे बहुत प्रेम करते थे। वो बहुत सुंदर थीं, साध्वी थीं और शौर्य में तो बहुत कुशल थीं। जब देवासुर संग्राम हुआ तो वो राजा दशरथ की सारथी बनी। युद्ध में साथ निभाया उनका, 2 बार उनके प्राणों की रक्षा भी करी। वो अपने पुत्र भरत से जितना प्रेम करती थी उससे भी कहीं अधिक प्रेम करती थी वो अपने पुत्र राम को, जबकि वो पुत्र थे कौशल्या माता के, लेकिन वो राम को बहुत प्रेम करती थी। उनके अद्भुत प्रेम की आज गाथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार माता कैकेयी अपने पुत्र छोटे से बाल राम के लिए, लाला के लिए दूध और भात लेकर आती हैं कटोरी में। जैसे कि सब माताएं अपने छोटे से बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं ना, ऐसे ही अपने लाला राम के लिए दूध और भात लेकर आती हैं। वो राम के पास बैठकर वहीं उपवन में राम को एक कौर खिलाती हैं दूध भात का। राम पहला कौर खा लेते हैं, फिर दूसरा कौर खिलाती हैं। जैसे ही तीसरा कौर खिलाने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, राम ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, माँ आपने कभी हमसे नहीं पूछा कि हमें क्या चाहिए। ये सुनते ही माता कैकेयी बोली, पुत्र क्या चाहिए तुम्हें, तुम मांगो तो सही। तुमको मांगने में देर हो सकती है लेकिन इस माँ को देने में कदाचित एक पल भी ना लगेगा, तुम मांगो तो सही। राम बोले, माँ सोच लो, हो सकता है इसको देने के बाद कोई भी किसी भी युग में अपने संतान का नाम आपके नाम पर ना रखे। माँ ने बोला, मुझे मंजूर है, यदि मेरा राम इससे प्रसन्न है तो मुझे ये भी मंजूर है। राम बोले, माँ हो सकता है कि इसके बाद आपके संसार में अपयश इतना हो जाए कि सब आपको बुरा भला ही कहें। माँ कैकेयी फिर बोली, पुत्र मुझे ये भी मंजूर है, यदि मेरा पुत्र राम प्रसन्न रहे तो मुझे अपना अपयश भी मंजूर है। तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो। राम फिर बोले, माँ रुको, हो सकता है मैं आपसे जो मांगूं उसके बाद आपको वैधव्य का जीवन जीना पड़े। ऐसा सुनते ही कैकेयी माँ एकदम चुप हो गई, एकदम शांत हो गई। कौन भारतीय स्त्री ये सुनना चाहेगी और ऐसा सुनकर शांत रह पाएगी कि उसका पति ना रहे। लेकिन माता कैकेयी थी वो, उनके क्या उनके चरित्र को हम गान कर सकते हैं। वो माता कैकेयी थी, ये कुछ पल शांत रहीं, फिर बोली, पुत्र मुझे मंजूर है, अगर मेरे नाम को अपयश मिले, कोई मेरा नाम अपनी संतान के नाम पर ना रखे, अगर विधाता ने यही लिखा है मेरे भाग्य में कि मुझे वैधव्य का जीवन जीना पड़े तो मुझे पुत्र वो भी मंजूर है। राम कहते हैं, माँ सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब मैं विवाह करके आऊँगा अयोध्या, तब मुझे पिताश्री राज्य दे रहे होंगे।
उस समय आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। बस इतना सुनना था कि माता कैकई के हाथ से वो दूध भात की कटोरी गिर पड़ी और बेहोश हो गई। निढाल पड़ी रही कुछ देर के लिए। बड़ी देर में उनको होश आया है। वो बोलती है, पुत्र, कोई अपनी संतान का नाम मेरे नाम पर ना रखे, मुझे मंजूर है। कोई मेरा अपयस ही करे सारे संसार में, चारों युगों में मेरा अपयस हो, मुझे मंजूर है। अगर विधाता ने मेरे नाम के लिए वैधव्य का सोचा है तो वो भी मुझे मंजूर है। पुत्र, मैं वो भी झेल लूँगी अपने जीवन में, लेकिन मैं अपने प्रिय पुत्र, जो जान से प्यारा पुत्र है, मैं उसको वन में कैसे भेज सकती हूँ। राम कहते हैं, माँ, वन में जो ऋषि रहते हैं वो तपस्या कर रहे हैं मेरे प्रतीक्षा की कि मैं राम आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। वहाँ राक्षसों ने आतंक फैला रखा है। माँ, अगर मैं नहीं गया तो उनके मांस सूख रहे हैं, वो चले जाएंगे। माता सबरी भी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, कब से बाट जोह रही हैं, तो मुझे उनके लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए जाना ही पड़ेगा। माता कैकई अब कुछ ना कह पाई। बोली, पुत्र, जैसी तेरी इच्छा। बस उस दिन के बाद से माता कैकई राम से दूर दूर रहने लगी, दूरी बनाने लगी। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जब ये समय आएगा तो मैं कैसे इस पल को संभालूंगी, अपने आप को कैसे, अपने पुत्र को, अपने बेटे को जाते हुए देखूंगी। एक माँ जो सारा अपयस लेने को तैयार है, एक माँ जो वैधव्य जीने को तैयार है, एक माँ जिसको ये भी मंजूर है कि कोई अपनी संतान का नाम कैकई ना रखे, वो अपने पुत्र को जाते हुए कैसे देख पाएगी। इसलिए उन्होंने अब राम से दूर दूर रहना शुरू कर दिया। उनके पास कम जाती थी, उनसे दूरी बना के रखती थी, दूर से देखती रहती थी अपने पुत्र राम को। ऐसा अपार प्रेम, इतना सुंदर चरित्र राम का और कैकई माता का, इतना प्रेम भरा चरित्र जो हमें यह शिक्षा देता है कि त्याग ही सब कुछ है। कैकई माँ ने अपना सर्वस्व त्याग दिया राम की इच्छा की पूर्ति के लिए। जब राम को वनवास मिलता है तो वो अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने मुझे अयोध्या का ही नहीं, सारे वन का राजा बना दिया, क्योंकि ये तो मेरी ही इच्छा से हो रहा है। इसमें आप माता को दोष मत दो। राम जी का चरित्र, कैकई जी का संवाद जो ध्यान से सुनता है, उसके जीवन में सारी कटुताएं जो आज के समाज में परिवार टूट रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ती जा रही है, वो सब दूर हो जाता है, आपसी प्रेम बढ़ता है। तभी कहते हैं नित्य हमें अपने जीवन में रामायण का पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि रामायण हमारे जीवन में हमको सतमार्ग पर लेके जाती है, हमारे मन की बुराइयों को दूर करती है, हमें एक रहने की शिक्षा देती है। बहुत ही प्यारे चरित्र हैं। तभी कहते हैं, रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जय हो सत्य सनातन धर्म की।
और अब मैं जिनको प्रस्तुत करना चाहता हूं, प्रस्तुत किया वो इस कार्यक्रम के पुरोधा है, संवर्धन करता है। उनका नाम होता है श्री अनिल कुमार मित्तल। सतमोला ग्रुप के आप चेयरमैन हैं और सतमोला कवियों की चौपाल, सतमोला कवियों की चौपाल एक दूसरे के पूरक बनते हुए एक ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। उसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। उसके पैटर्न, चीफ पैटर्न श्री अनिल मित्तल जी, आपकी हमें ब्लेसिंग चाहिए। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आपने सतमोला कवियों की चौपाल में देश के वरिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को सुना। संदीप मारवा जी को आपने सुना, आपने हमारे अनिल मित्तल जी को सुना। यदि आप भी सतमोला कवियों की चौपाल में अपना काव्य पाठ करना चाहते हैं, आप नवांकुर हैं और आपको अभी तक कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो यदि आपने गलती से भी ये टीवी कार्यक्रम देख लिया है तो आप सही जगह पहुँचे हैं। टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711182183 पे आप हमसे व्हाट्सअप कीजिए, आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आप हमें फ़ोन कीजिए। ये हमारी लाइन 24 घंटे खुली रहती है, इस पे आप हमें कर सकते हैं। और सतमोला कवियों की चौपाल केवल नामांकुरों को मौका ही नहीं देता, शुभ अवसर ही नहीं देता, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। देखिए, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम समालोचना आलोचना से घबराते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग दुष्प्रचार करना चाहते हैं, करें। लेकिन वाकई में ये गाना किशोर कुमार का जो गाया हुआ है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये 20 वर्ष की चली हुई अनवरत यात्रा आगे भी चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, केवल एक परस्पर विश्वास के लिए। तो आइए आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़िए। सतमोला कवि चौपाल में 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नई शख्सियत के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you.